Hey everyone, welcome to Mentor Meter by Kalpana Singh, and today we will cover chapter 2nd class 8th NCERT Geography। और इसमें जो बात करेंगे हम लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे हमारे, बिकॉज अगर आप लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की बात करते हो तो ये आपके जोग्राफी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और कुछ कुछ चीज़ें शायद आपको साइंस में भी काम आ सकती हैं। बिकॉज अगर आप टेंथ क्लास की इकोलॉजी टेंथ क्लास की साइंस की बात करते हैं उसमें कुछ पोर्शन इकोलॉजी का भी है और ट्वेल्थ में भी है। सो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेशन। लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, स्किप मत करना बिल्कुल भी, अदरवाइज़ आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो छूट जाएंगे। और जितनी भी मैं मेहनत कर रही हूँ, कुछ भी कॉन्सेप्ट है तो मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ कि जो भी ट्रिक्स मैंने बनाई हो, उसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं सिमिलरली मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ और मैं वीडियोस अपलोड कर देती हूँ, चाहे नोटिफिकेशंस हो या किसी भी चीज़ के लिए। सो जितने एफर्ट मैं लगा रही हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग भी अपने एग्ज़ाम निकालो और आप लोग भी अच्छे से पेपर दो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सपोर्ट मी एंड दैट विल मोटिवेट मी अ लॉट। सो आज हम बात करते हैं लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन की। एक सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे जो दिया हुआ है एक छोटी सी स्टोरी है। तंजानिया और अफ्रीका में मम्बा जो है बहुत ही स्टार्टिंग में क्या करती है, जल्दी उठ के पानी भर के लेके आती है। बहुत दूर जाना पड़ता है उसके लिए, काफ़ी घंटे लग जाते हैं, लॉन्ग आवर्स की जर्नी होती है, उसके बाद जाना, उसके बाद आना, तो पानी को निकालना होता है वहाँ से। उसके बाद वो आती है वापस अपने भाई के साथ बकरियाँ वगैरह चराने के लिए। उसके बाद अगर कुछ और काम बचता है, जैसे क्योंकि जो उसकी फैमिली रहती है वो एक छोटी सी हट में रहती है, चारों तरफ पत्थर के टीले हैं, और मम्बा के जो फादर हैं वो बहुत ही मुश्किल से मक्का और बीन्स उगा पाते हैं, जो कि पूरे साल के लिए जो उनका खाना पीना है वो सारा कवर नहीं हो पाता है। उसी की वजह से फैमिली काफ़ी क्या कहते हैं टफ कंडीशन में रहती है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं पीटर की, तो पीटर लाइफ इज इन द हार्ट ऑफ द शीप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। तो जो पीटर है बहुत ही अच्छे रीजन में रहता है, उसकी जो फैमिली है वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाती है। उसके अलावा जो स्कूल से एवरीडे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल पीटर वॉचेज हिज अंकल्स टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप्स, जो कि अपने जो भेड़ वगैरह को ध्यान रखते हैं। उसके अलावा जहाँ पर वो लोग रहते हैं तो बहुत अच्छा ग्रासी प्लेन है जहाँ पे फोडर वगैरह की फैसिलिटी अच्छी है कि वो अपने भेड़ों को अच्छा खाना दे सकते हैं। पीटर की फैमिली वेजिटेबल ग्रो करती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है। सो यहाँ पे स्टोरी दी गई है कि पीटर और मम्बा दोनों ही डिफरेंट प्लेसेस से हैं। एक जगह पे जहाँ पे पत्थर का इलाका है और पानी बहुत कम है वहाँ पे। दूसरी तरफ अगर हम पीटर की बात करते हैं तो वेल ऑफ एरिया है, वेजिटेशन बहुत अच्छी है, नेचुरल वेजिटेशन है, एनिमल रियरिंग भी करते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, और आप कह सकते हो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करके बहुत ही अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं वो लोग। सो ये सारी चीज़ों का डिफरेंस हमें, टोपोग्राफी है, उसके अलावा नेचुरल वेजिटेशन है कितनी है वहाँ पे, और क्लाइमेटिक कंडीशंस भी मैटर करती हैं। तो इसीलिए ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन किया गया है कि दोनों फैमिलीज एक दूसरे से कितनी डिफरेंट तरीके से अपना लाइवलीहुड चला रहे हैं। सो यहाँ पे डिटेल दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ लाइक थोड़ा सा एक टैगलाइन दी हुई है, ऑब्जर्व द लैंड, टाइप ऑफ सॉइल एंड वाटर अवेलेबिलिटी इन द रीजन यू लिव। जहाँ पे आप लोग रहते हो वहाँ पे अपनी सॉइल को ऑब्जर्व करो, वहाँ के क्लाइमेट को, उसके अलावा वहाँ के टाइप्स ऑफ सॉइल को, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सारे को आपको ऑब्जर्व करना है। और उसके बाद हाउ इट इन्फ्लुएंस द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, और वो लोगों की जो खान पान, रहन सहन को कितना ज़्यादा इफेक्ट करती है इसके बारे में बताया गया। अगर हम लैंड की बात करें, लैंड इज़ among the most important natural resource because नेचुरल को सॉइल को और लैंड को ना तो रीजनरेट तो नहीं किया जा सकता बिकॉज ये नेचुरली अवेलेबल है, इसीलिए हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं।
अगर हम बात करते हैं, इट कवर्स ओनली 30% ही कवर करती है, एंड टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ देयर स्मॉल परसेंटेज ऑफ ऑल हैबिटेबल। उसके अलावा स्मॉल परसेंटाइल जितना भी है, कुछ एरिया जो 30% के अराउंड है वो लैंड है, बाकी पानी है, और कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे पूरा मतलब ना तो लाइफ एग्जिस्ट करती है और ना ही वहाँ पे पॉसिबिलिटी है। सो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। बिकॉज जितनी भी अगर आप बात करते हो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हर जगह पे अलग अलग है। चाहे आप बात करो, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ रीजन में, जैसे लद्दाख रीजन में जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, बिकॉज वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत एडवर्स है, और बिकॉज मैंने ये 9th चैप्टर में डिस्क्राइब किया हुआ है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो आप एक बार 7th क्लास की NCERT की समरी एक ज्योग्राफी की देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 6th क्लास से आप स्टार्ट करो और ये कंटिन्यू करो आप 12th क्लास तक। ज्योग्राफी के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज NCERT से क्वेश्चंस आते हैं और आप इजीली इसको कवर कर सकते हो। सो यहाँ पे वही क्लाइमेटिक कंडीशंस दी हुई है, लैंड की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है। जैसे आपने देखा होगा रग्ड टोपोग्राफी है, या फिर कहीं कहीं पे स्टीप स्लोप्स हैं, माउंटेन्स हैं, छोटे छोटे टीलों पे लोग रहते हैं, लो लाइंग एरियाज हैं, सब ससेप्टेबल लाइक टू द वाटर लॉगिंग, जहाँ पे पानी भर जाता है, डेजर्ट एरियाज हैं, थिक फॉरेस्ट है जहाँ पे फॉरेस्ट कैनोपी बहुत ज़्यादा है। लोग जैसे आपने ब्राज़ील का एरिया देखा होगा या फिर मेडागास्कर आइलैंड के बारे में सुना होगा, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, बिखरी बिखरी पॉपुलेशन है, कहीं पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और कहीं पे बिल्कुल भी पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है। प्लेन एंड रिवर वैली जो है रहने के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होती हैं, बिकॉज एलुवियल लाइक प्लेन्स डेवलप हो जाते हैं, जहाँ पे फ्लड आती है उसके बाद जो है नेचुरल आप कह सकती हो कि न्यूट्रिशन एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रैवल करते हैं, और उसकी वजह से फर्टाइल प्लेन डेवलप हो जाते हैं, और फर्टाइल न्यूट्रिएंट्स एक जगह से दूसरी जगह बाढ़ के साथ बह के आ जाते हैं। उसके अलावा नदियों के चारों तरफ पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है, क्रॉप अच्छे से उगती हैं, एग्रीकल्चर अच्छा हो सकता है, इसीलिए वहाँ पे डेंस पॉपुलेशन होती है। चाहे ब्रह्मपुत्र का रीजन ले लो आप, चाहे आप इंडस की रीजन ले लो, या फिर गंगा प्लेन्स ले लो, तो ये सारे रीजन रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लैंड यूज़ की बात करते हैं, यहाँ पे सोल्सबर्ग इन ऑस्ट्रेलिया का एक व्यू दिया हुआ है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लोग कितनी डेंस तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, और नदी उसके प्रॉपरली बीच में से निकल रही है। अगर लैंड यूज़ की बात करें, लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज। हर लैंड क्योंकि कई तरह के पर्पजेज के लिए यूज़ होती है, चाहे एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, माइनिंग के लिए जो खाने होती हैं उसमें से चाहे कोयला निकालने की बात हो, चाहे गोल्ड निकालने की बात हो, तो ये चीज़ें निकाली जाती हैं, तो लैंड उनके लिए भी यूज़ होती है। हाउस बिल्डिंग के लिए यूज़ होती है, रोड्स कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ होता है। सो कॉमनली लैंड का यूज़ आप कह सकते हो कि दिस इज़ द कॉमन टर्म एज लैंड यूज़। सो क्या इसमें भी बहुत सारी मंबा से और पीटर से बोला गया कि लाइक यू कैन कैन स्टूडेंट से बोला गया कि मंबा और जो पीटर की फैमिलीज़ हैं उन्होंने लैंड कैसे यूज़ की और किस तरीके के डिफरेंसेस हैं उसके बारे में। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी। तो कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं लैंड को अफेक्ट करते हैं, जैसे टोपोग्राफी क्या हो गया, सॉइल है, क्लाइमेट है, मिनरल्स का अवेलेबिलिटी है, जैसे काली मिट्टी और कहीं कहीं पे लाल मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पे जैसे आप कह सकते हैं छोटा नागपुर प्लेटू में या झारखंड रीजन में, जहाँ पे बहुत सारे रीजन में कोयला भी मिलता है, स्टील का मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पे आयरन ओर मिलता है। तो ये सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स की अवेलेबिलिटी से कलर ऑफ सॉइल भी चेंज हो जाता है। फिजिकल डिफरेंस कह सकते हो आप। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ द लैंड यूज़ पैटर्न्स। तो हर तरीके से अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लैंड यूज़ पैटर्न भी चेंज हो जाता है। लैंड ऑल्सो कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल whereas community land is owned by the community
for common use like collection of fodder, fruits, nuts and medicinal herbs. So ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। और प्राइवेट लैंड जैसे ओन करते हैं लोग तो अपने अकॉर्डिंग फसल को उगाते हैं। सिमिलरली प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाय द इंडिविजुअल, जहाँ पे कम्युनिटी लैंड होती है, कहीं कहीं पे खुद के खेत होते हैं उसी तरीके से उगाए जाते हैं, कहीं पे बाग बगीचे होते हैं। सो दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, तो इनको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कहा जाता है। एंड पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। सो द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बिकॉज अगर आप बात करते हो कि रिसोर्सेज तो उतने ही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड भी लिमिटेड होती जा रही है। जितने ज़्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं पर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड लिमिटेड होती जा रही है। इसीलिए लोगों में जैसे अब स्टार्टिंग जो एंशिएंट टाइम में लोग लैंड के लिए नहीं लड़ते थे, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लगा था तो प्रॉपर्टी लैंड के लिए जो भी लड़ाई शुरू हो गई थी। तो ये चीज़ें एंशिएंट टाइम के बाद जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो तब से स्टार्ट हुई थी। तो पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस इन द अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज। सो जितने भी है आप कह सकते हो कि जैसे जो कॉमन लैंड्स हैं, बिल्डिंग मटेरियल और जो भी एरियाज कॉम्प्लेक्स हाउसेस बनाए जा रहे हैं अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। और एग्रीकल्चर को कम करके, और अब क्योंकि एक्सपेंशन रूरल एरियाज की तरफ भी होने लगा है तो एग्रीकल्चरल लैंड भी कम होने लग गई है। So today the vast change in the land use pattern also reflected the cultural changes in our society. Land degradation हो रहा है, landslides होती हैं, soil erosion हो रहा है, deforestation हो रहा है, desertification हो रहा है, और these are like major threats हैं हमारी lifestyle के लिए और environment के लिए भी, और agricultural और construction activities है। क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हम बढ़ा रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट होगा और अच्छा होगा, लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट और फॉर आवर हेल्थ, बिकॉज चारों तरफ डस्ट और पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से। बिकॉज आपने एनसीआर में देखा होगा, अगर आप अपने गांव की या जो रिमोट विलेजेस में जाते हो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस और एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है जब दिल्ली एनसीआर में आते हो, बिकॉज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा चल रही होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। उसके बाद जो छोटे बच्चों के लिए भी ब्रीदिंग इशू आने लगे हैं अभी से, बहुत सारे एज़मा को, जिसे आप लोग कॉमन लैंग्वेज में अस्थमा कहते हो, बट दैट इज़ कॉल्ड द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ एज़मा। सो एज़मा का प्रॉब्लम होने लगा है। सो इसीलिए हमें खुद भी ट्राई करना चाहिए टू प्रोवाइड गुड livelihood to our children, and conservation of land resources, growing population and their ever growing demands has lead to large scale destruction of forest cover and able land and has created a fear of losing their natural resources. जो कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज की बात करते हैं, बिकॉज हर कोई डरा हुआ है, क्योंकि हर किसी के बच्चे हैं, हर किसी को अच्छी लाइफ चाहिए, बट अच्छी लाइफ के लिए हम कितने एफर्ट लगा रहे हैं दैट डज रियली मैटर। बिकॉज अपनी तरफ से अगर हम लोग कोई भी एफर्ट नहीं लगाएंगे तो इसी तरीके से एनवायरनमेंट पे फ़र्क पड़ता चला जाएगा, और जो आगे की जनरेशन है, अपकमिंग जनरेशन है, उसको हम क्या दे पाएंगे, दैट विल बी रियली अ बिग क्वेश्चन। सो इसी को लेके, एनवायरनमेंट को लेके इतनी ज़्यादा स्कीम्स चलाई जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और हमें उसमें इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए। इट्स नॉट दिस जस्ट कि गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी चीज़ें करने के लिए, बट हमारी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं, फॉरेस्टेशन एंड रिक्लेमेशन, रेगुलेशन, यूज़ ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग। जैसे कहीं कहीं पे आप देखे होंगे कि बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं, लेकिन वहाँ पे अगर ओवर ग्रेजिंग होगी, चढ़ते चले जाएंगे तो घास को ग्रो करने का मौका ही नहीं मिलेगा, और जो घास होती है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, तो उससे मिट्टी का कटाव होने लग जाता है। पेस्टिसाइड्स अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं उसकी वजह से वो एनिमल्स में जाएगी, फूड चेन में इन्वॉल्व हो जाती है, दैट इज़ ऑल्सो रियली वेरी हार्मफुल फॉर
और हेल्थ, क्योंकि अगर जैसे गाय भैंस खा रही हैं उसको और वही मिल्क हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस आने लगी हैं। सो अगर हम सॉइल की बात करते हैं, द सॉइल की जो डेफिनेशन बेसिकली यहाँ पे दी हुई है, थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस ओवर covering the surface of the earth is called soil. It is closely linked to land. Landforms determining the type of soil. Soil is made up of organic matter, minerals, water, वेदरिंग रॉक से मिलती है। उसके अलावा अगर आप बात करोगे ऑर्गेनिक मैटर, फूल पत्ती गले सड़े मटेरियल को कन्वर्जन से मिलती है। उसके अलावा मिनरल्स के मिक्सचर से, और वेदरिंग रॉक्स जब कट कट के छोटे छोटे टुकड़े में आती हैं तो उसकी वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो ये काफ़ी कह सकते हो कि करोड़ों सालों का प्रोसेस है जिसकी वजह से प्रॉपर सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। और अभी भी ऑटोमेटिकली और बहुत जल्दी में सॉइल नहीं बनती है, टाइम लगता है इस चीज़ के लिए। राइट मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल, बिकॉज अगर जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस का प्रॉपर मिक्सचर, NPK का प्रॉपर मिक्सचर होता है तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए हमेशा जो फर्टिलाइज़र का प्रॉपर रेशो मिक्स किया जाता है टू ग्रो अ गुड एग्रीकल्चरल क्रॉप, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड फार्मर्स को बहुत अच्छे से आता है ये। यहाँ पे लैंडस्लाइड के बारे में दिया हुआ है, सो लेट्स टेक दिस एज ऑल्सो। लैंडस्लाइड्स जो होती है सिंपली जो भी मास मूवमेंट होते हैं रॉक्स में, या फिर डेब्रीज आती है, जैसे मिट्टी का कटाव हो जाता है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे जो कटाव आके नीचे गिरता है, पहाड़ी एरिया में बहुत ज़्यादा देखते हो आप लैंडस्लाइड के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी की वजह से कभी कभी अर्थक्वेक भी आ जाता है, फ्लड्स आ जाती हैं, वॉल्केनो फट जाते हैं और लैंडस्लाइड हो जाती है। प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड, बिकॉज अगर कंटिन्यूसली पहाड़ी एरिया में बारिश हो रही है तो उसकी वजह से भी पत्थर कट के या आप कह सकते हो पहाड़ी कट के नीचे गिर जाती है, बिकॉज पहाड़ी में सॉइल और पत्थरों का मिक्सचर होता है, तो उसकी वजह से काफ़ी हैवी लैंडस्लाइड हो जाती है और बहुत सारे लोग इफेक्ट हो जाते हैं उसकी वजह से। फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवॉक टू द सेटलमेंट ऑफ डाउन स्ट्रीम्स ऑन इट्स बर्स्टिंग, और उसकी वजह से जो भी हिली एरियाज़ हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड की इसकी एक वजह है। और डिज़ास्ट्रल आप कह सकते हो कि नेचुरल डिज़ास्टर है ये, एंड उसकी वजह से लाइफ को काफ़ी खतरा होता है, प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है, और बहुत सारे जो भी आप कह सकते हो मेजर कंसर्न हो जाते हैं। तो केस स्टडी दी हुई है उसके ऊपर, तो प्री के लिए तो अभी में केस स्टडी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपके पास टाइम होगा तो आप एक बार इसको अच्छे से देख के और इसको सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा मिटिगेशन मैकेनिज्म की बात करते हैं कि ऐसा हम क्या करें कि जितनी भी हैजार्डियस कंडीशन है, चाहे अर्थक्वेक हो, वॉल्केनो फट जाए, या फिर लैंडस्लाइड हो जाती है और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है तो उसकी वजह से रास्ते ब्लॉक हो गए, तो लाइफ जो है अस्त व्यस्त हो जाती है, उसकी वजह से क्या मिटिगेशन मैकेनिज्म हम फॉलो कर सकते हैं। सो advancement in scientific techniques has empowered us to understand what factors cause landslides and how to manage them. Some broad mitigation technique of landslides are as follows. So hazard mapping of locate areas prone to landslides, जैसे आपने देखा होगा कि लैंडस्लाइड के लिए जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे यंग माउंटेन्स हैं उनकी वजह से, आप जैसे कभी कभी देखा होगा जम्मू कश्मीर में भी होते हैं, बिकॉज दीज आर यंग माउंटेन्स, हिमालय है। उसके अलावा आपने उत्तराखंड में भी देखा होगा लैंडस्लाइड होते हुए, तो ये जो उत्तराखंड में तो काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हो जाती है, तो ये यंग माउंटेन्स हैं और उसमें चेंजेस हो रहे हैं। उसकी वजह से भी है कि जो भी थोड़ा सा भी नेचुरल चीज़ों में डिस्ट्रैक्शन होता है उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो जाती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लोपिंग, तो अगर हम इसको अवॉइड करना है तो जैसे बिल्डिंग सेटलमेंट्स को वहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। अभी रिसेंटली मैं मसूरी गई थी, वहाँ पे लैंडोर एक प्लेस है, वहाँ पे जो टैगलाइन है वहाँ की 4 दुकान 24 मकान, तो बहुत ही शांत प्लेस है। वहाँ पे आई विजिटेड दैट प्लेस एंड इट वॉज सच ए नाइस प्लेस। इतनी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट कैनोपी है वहाँ पर, आपको जाओगे, अगर आपको बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना है तो आप मसूरी से
20 किलोमीटर्स है वहाँ पे, आपको हाफ एन आवर लग जाएगा, आप वहाँ पर जाइए। इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड बहुत ही अच्छा है। तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत साफ़ सुथरा है। तो यही हम अवॉइड करने का एक, आप कह सकते हो कि अवॉइड किया जा सकता है कि जितनी भी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उसको अवॉइड किया जाए। अगर कह सकते हैं कि टूरिज़्म को बढ़ावा देना है तो और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स ना क्रिएट करके आप छोटे छोटे हट्स का भी फॉर्मेशन कर सकते हो, जहाँ पे लोगों को नेचुरल एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाया जा सके। सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, जो कि वहाँ के लोकलाइट्स हैं वो, ताकि अगर जानवर वगैरह कोई भी आ जाए तो या कुछ अटैक से प्रिवेंशन के लिए ध्यान रखा जा सके। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल, क्योंकि कुछ इस टाइप की रिटेंशन वॉल होनी चाहिए जहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा है, तो रिटेंशन वॉल पहले से होगी ताकि रोड साइड पे अगर लैंडस्लाइड होती है तो पूरा रास्ता ब्लॉक ना हो जाए, उसकी वजह से पूरा जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, इंक्रीज द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, वेजिटेशन को ना तो नष्ट करना चाहिए, वहाँ पे कटिंग के लिए भी कोई गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए कि कोई फॉरेस्ट कटिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत ओवर एज जो ट्रीज़ हैं उनको पहले से वहाँ पर निकाल देना चाहिए और उनकी प्लेटिंग करनी चाहिए कि इतने टाइम बाद उन फॉरेस्ट को वहाँ से कटवाया जा सके और नए फॉरेस्ट वहाँ पे ग्रो हो सके। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल works to control the movement of the landslides along with rainwater springs, because अगर आप बात करते हो कि फ्लो जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा पहाड़ों से बहुत ज़्यादा तेज़ी से पानी निकलता है, उसकी वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए जिसकी वजह से हम लैंडस्लाइड या फिर किसी भी हैजार्डस कैलामिटी से बच सकते हैं। यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इट ब्यूटीफुली मेंशन किया गया है सॉइल का जो प्रोफाइल है। सो ये देखना चाहिए, जिससे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं तो हम भी याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा नीचे जो है पेरेंट रॉक है, टुकड़ों में जो भी स्टार्टिंग में वेदर्ड रॉक है तो वो येलोइश कलर में मेंशन की गई है। श्रब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले, जिसमें कंकड़ पत्थर मिक्स होगा और मिट्टी भी होगी। और सबसे जो टॉप सॉइल होगी, टॉप सॉइल जो है ह्यूमस है, पत्ती गले सड़े जो भी जितना भी ह्यूमस इकट्ठा होता है उससे टॉप लेयर का फॉर्मेशन होता है, जो कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल लेयर मानी जाती है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ये सारे फैक्टर्स हैं सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। एक छोटा सा यहाँ पे हाईलाइट दी हुई है, वो चेक करते हैं, टैग दिया हुआ है। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। तो कितनी बड़ी बात है कि 1 सेंटीमीटर सॉइल का फॉर्मेशन के लिए 100 साल से भी ज़्यादा या 100 ऑफ ईयर्स लगते हैं। बहुत कह सकते हो कि सीधे सीधे 100 हज़ारों साल लग जाते हैं। तो छोटे से हमें खुद भी सॉइल इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ें हम कंजर्व कर सकते हैं उसे हमें कंजर्व करना चाहिए। सो द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशंस आर नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, क्लाइमेट फैक्टर, जैसे क्लाइमेट फैक्टर्स आर टोपोग्राफी है, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल है, उसके अलावा कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन कि किस किस टाइप से कंपोजिशन हो रहा है। तो सॉइल फॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल की बात करते हैं, बिकॉज जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम, तो वहाँ पे पथरीली चट्टानें वगैरह ज़्यादा फॉर्म होती हैं। रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन भी वहाँ पे कम होता है। तो इसीलिए जो अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उसमें जो सॉइल फॉर्मेशन बहुत अच्छे से होता है और काफ़ी फर्टाइल सॉइल का डेवलपमेंट होता है। टाइम की बात करते हैं, डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, फ्लोरा, फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, कि जितना ह्यूमस फॉर्मेशन होगा पेड़ पौधे वहाँ पर उतने ज़्यादा होंगे और ज़्यादा ह्यूमस फॉर्मेशन होगा। बिकॉज जब फॉरेस्ट में लीफ शेड होती हैं या पत्तियाँ, पतझड़ होता है तो उसके बाद से ह्यूमस फॉर्मेशन हो जाता है, फिर नई पत्तियाँ आती हैं, तो उसकी वजह से जो अर्थ वर्म्स होते हैं या नीचे बीटल्स होते हैं वो सारा कुछ उसको खा के जो डेट्रीवोर फूड चेन होती है वो अच्छे से ग्रो करती है और सॉइल का फॉर्मेशन अच्छे से होता है। रिलीफ्स, एल्टीट्यूड, स्लोप्स की बात करते हैं, सो दैट इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, बहुत अच्छे से ग्रो होती है यहाँ पे। पेरेंट रॉक की बात करते हैं, डिटरमाइन कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड लाइक परमिएबिलिटी है कि सॉइल किस तरीके की है, कितना ज़्यादा पेनिट्रेशन पार है, ये सारा कुछ डिटरमाइन होता है। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स की बात करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है।
एक्टिविटी में बोला गया है इन इंडिया सॉइल्स could be alluvial, black, red, laterite, desertic and mountain soil. So collect handful of different types of soil, observe. क्योंकि बहुत जगह पे तो नहीं जा सकते, पर जहाँ जहाँ पे पॉसिबिलिटी है तो बच्चों को एक्टिविटीज़ दी जाती हैं ताकि वो खुद से देख सकें. जैसे ब्लैक सॉइल में कॉटन बहुत अच्छे से होता है, महाराष्ट्र गुजरात के रीजन में कॉटन का पूरा हब है, तो ये चीज़ें डिटरमाइन होती हैं. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में बात करेंगे. सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स. बिकॉज सबसे ज़्यादा जो सॉइल इरोजन होता है उसकी वजह से, या जैसे मृदा अपरदन कहते हैं आप हिंदी में, तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा एक तो उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज होती है जिसकी वजह से क्रॉप नहीं होती. उसके अलावा उसकी वजह से परत दर परत जब निकलती चली जाती है तो वहाँ से मिट्टी कम होती चली जाती है और वहाँ पे कुछ ग्रो भी नहीं होता. उसके अलावा देर आर टू फैक्टर्स, वन इज़ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स हैं. अगर नेचुरल फैक्टर में फैक्टर की बात करती हो, ओवर ग्रेजिंग, उसके अलावा फ्लड है और अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है. इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेन वॉश की वजह से लैंडस्लाइड, पेस्टिसाइड्स का यूज़, फ्लड्स, ये सारी चीज़ें फैक्टर हैं. उसके अलावा अगर हम मैन मेड फैक्टर्स की बात करते हैं तो डिफॉरेस्टेशन हम ही लोग कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग भी हम ही लोग कराते हैं एनिमल से, और केमिकल और फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स का यूज़ भी हम ही लोग करते हैं. अगर नेचुरल रिसोर्सेज से ज़्यादा हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल हैं. हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज में अगर हज़ार्डस कंडीशंस होती हैं उसकी वजह से बहुत आप कह सकते हो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. जैसे बिहार के बहुत रीजन में हर साल बाढ़ आती है, बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं जहाँ पे पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और उनकी जो भी जितना भी वो साल 2 साल में बनाते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, चाहे जो भी रिसोर्सेज है वो सब बह जाते हैं, सब खराब हो जाते हैं. उसकी वजह से लोग गरीब हो जाते हैं और उनके पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो कितना एक हद तक ही हम उसको रीजनरेट कर पाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है. मल्चिंग की बात करते हैं. द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ. इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर. तो मल्चिंग की वजह से भी है. उसके अलावा काउंटर बेयर्स, स्टोन, ग्रास, सॉइल्स आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग काउंटर्स. ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर. जैसे आपने देखा होगा कि बोरियों में भर के मिट्टी वगैरह को रखा जाता है जिसकी वजह से आप जो फ्लड है या फिर आप कह सकते हो कि सॉइल इरोजन है उसको रोक सकते हो. डैम्स की वजह से रॉक आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर. उसकी वजह से डैम बनाए जाते हैं. कहीं कहीं पे जो लाइट बनाने के लिए जो इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो स्कीम्स हैं या परियोजना है उनको बनाया जाता है. टेरेस फार्मिंग की वजह से भी आप कह सकते हो रोका जा सकता है. जैसे आपने यहाँ पे देखा है टेरेस फार्मिंग, तो एक स्लोप फिर नीचे उसके काट के फिर खेती की जाती है उसके नीचे काट के. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो टॉप लेयर से धीरे धीरे पानी नीचे आता रहता है अगर जब बारिश होती है, और पहले ऊपर के खेत से नीचे के खेत से, तो पानी सारे खेतों में लगता है और उसकी वजह से फार्मिंग अच्छी होती है. So terraces are made up of 3 steep slopes so that flat surfaces are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion. तो उसकी वजह से भी होता है. उसके अलावा इन इंटरक्रॉपिंग से, जैसे एक लेयर में कोई दूसरी क्रॉपिंग है, दूसरी लेयर में कोई दूसरी क्रॉप है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो कि अच्छा आप सॉइल इरोजन को बचा सकते हो. जैसे हर एक फसल में आपने, जैसे आप सपोज करो कि अगर सर्दी की बात करते हैं तो एक क्रॉप में आपने मक्का उगा दिया, दूसरे लेयर में आपने कोई और क्रॉप उगा दी. उसकी वजह से एक क्रॉप पानी ज़्यादा ले रही है, एक क्रॉप पानी कम ले रही है, तो उससे बैलेंस आउट भी हो जाता है. रेन वॉश की भी प्रॉब्लम नहीं होती. काउंटर प्लोइंग की बात करें, कंटोर प्लोइंग की, सॉरी. सो प्लोइंग पैरेलल टू द contour of all hill slopes to form a natural barrier for water to flow down from the slopes. जैसे साइड में आप जोत रहे हो अपना खेत और उसके साइड में आप पूरा बैरियर्स को बनाते हुए चल रहे हो, उसकी वजह से भी आप बचा सकते हो सॉइल इरोजन को. शेल्टर बेल्ट्स की बात करें, द कोस्टल एंड ड्राई रीजन
rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover। तो अगर शेल्टर जैसे यहाँ पे आप इमेजेस में दिया हुआ है जहाँ पे आपको लगता है कि सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, तो आपके उसको चारों तरफ आप पेड़ लगा सकते हो। उसकी वजह से जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो सॉइल इरोजन नहीं होता, बिकॉज जो पेड़ की कतारें होती हैं वो प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती हैं, उसकी वजह से सॉइल इरोजन रुक जाता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है कि आपको पता चलेगा कि एक प्रॉपर जाली में देर आर 2 ट्रे हैं, ट्रे 1 एंड ट्रे 2, मिक्स ऑफ होल्स एट वन एंड these trays and then fill them with the same amount of soil। so दोनों को सेम अमाउंट की सॉइल में करते हैं और एक जगह में पेड़ लगाते हैं, एक जगह में नहीं लगाते। तो जब हम पानी डालते हैं तो जिसमें पेड़ नहीं या पौधे नहीं लगे होते तो वो नीचे से जल्दी से वॉश आउट हो जाते हैं, बट जिसमें पौधे लगे हुए होते हैं वो इतनी जल्दी जो सॉइल है वहाँ से वॉश आउट नहीं होती है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ एन एक्टिविटी। वाटर की बात करते हैं, दिस इज़ लाइक लाइफ, बिकॉज पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। एंड वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। 3/4 ऑफ द अर्थ, जो 3/4 है, पानी ही है हमारी अर्थ पे। एंड इसी वजह से आप कह सकते हो कि पृथ्वी को वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। It was in the primitive oceans that life began almost 3.5 billion years ago। so 3.5 लाख साल पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पर जीवन स्टार्ट हुआ था। और even today the ocean covers 2/3 of the earth's surface and support a rich variety of plants, animal life। ocean water is however saline and not fit for the human consumption, क्योंकि ओशन जो वाटर है वो हम कंज्यूम नहीं कर सकते, सॉल्टी होता है। बट उसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी काफ़ी हाई है, हमारी जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ओशंस का भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। और अगर फ्रेश वाटर की बात करते हैं, 2.7% फ्रेश वाटर है जो कि पीने के योग्य है। नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट्स और ग्लेशियर्स की फॉर्म में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, माउंटेन रीजन में सिमटा हुआ है, या कह सकते हो कि आइस शीट्स की फॉर्म में है, ग्लेशियर्स की फॉर्म में है। और 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर द ह्यूमन यूज़। तो 1% ही पानी है जो कि पीने योग्य है, तो हमें पानी नहीं वेस्ट करना चाहिए। एंड इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इज रिवर्स एंड लेक्स, एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फियर। तो ये सारा कुछ मिला के आप कह सकते हैं ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर है, रिवर्स हैं, लेक्स में जितना भी पानी है, वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, उस सबको मिला के 1% पानी है। तो हम सोच सकते हैं कि पानी हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ टैग्स दिए हुए हैं। 1975 द कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज वॉज 3850 cubic kilometer per year। It soared to more than 6000 cubic kilometer per year in the year 2000। so ये जो फैक्ट्स हैं काफ़ी अलार्मिंग है। ए ड्रिपिंग टैप वेस्ट 1200 लीटर ऑफ वाटर इन अ ईयर। सो सोचो कि जो भी पानी टपक रहा है तो उसकी वजह से भी कितना ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि पानी ना वेस्ट हो। फ्रेश वाटर इज़ देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ, बिकॉज पानी के बिना हम नहीं जी सकते हैं। और क्योंकि आप खाने के बिना रह सकते हो, अगर आपको प्यास लगी तो आप पानी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते हो। वाटर कैन नीदर बी एडेड nor subtracted from the earth। Its total volume remains constant। Its abundance only seems to vary because it is in the constant motion, cycling through the ocean, the air and land, and back again through the process of evaporation, precipitation and rain off। तो सिंपल सा मतलब दिया हुआ है कि पानी को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही फिर से बनाया जा सकता है। ये एक प्रॉपर साइक्लिंग प्रोसेस है। जब आपने देखा होगा कि रेन या बारिश होती है, बारिश होने के बाद सारा पानी नदियों में जाता है, नदियों से सारा पानी ओशन में चला जाता है, ओशन से जो भी इवेपोरेशन होता है उसकी वजह से क्लाउड्स में प्रेसिपिटेशन होता है, कलेक्ट होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, उसकी वजह से फिर से रेन होने लगती है, बारिश होने लगती है। तो ये प्रॉपर एक साइकिल है और इस वाटर
इसे वाटर साइकिल कहा जाता है। तो जब इसीलिए बोला जाता है कि जब बारिश होती है तो हमें जो भी है पानी को कंज्यूम करना, स्टोर करके रखना चाहिए, कंजर्व करके रखना चाहिए। राजस्थान में हर घर में ऐसा होता है कि लोग अपनी छत को अच्छे से साफ करते हैं। कंक्रीट का पिट होता है, या तो आप फ्रंट डोर में बना लेते हैं लोग, या फिर बैक डोर पे बनाते हैं। उसके बाद उसकी लेयरिंग की जाती है जिससे कि प्रॉपर फिल्ट्रेशन होता है, और उसको जैसे वॉशरूम के लिए, कपड़े धुलने के लिए, गार्डनिंग के लिए, सब्जी उगाने के लिए, इस टाइप की चीज़ों के लिए वहाँ पर यूज़ किया जाता है। और हर घर में ऐसा होता है बिकॉज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट रिवॉर्ड्स भी प्रोवाइड करवा रही है। सो वी शुड सेव द वाटर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी छोटी चीज़ें जो एड ऑन्स होते हैं, जब भी मैं करंट अफेयर या कुछ भी चीज़ों में पढ़ती हूँ तो फिर मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ, ताकि आपको भी चीज़ें थोड़ा ध्यान रहे कि हाँ ये चीज़ें भी हो रही हैं एनवायरनमेंट में। और आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी हमेशा द हिंदू डेली पढ़ना चाहिए आपको। आप चाहे 1 घंटा पढ़ो, बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मंथली मैगजीन हर जो भी आप कह सकते हो कि इंस्टीट्यूट देता है, ये जैसे विजन IAS हुआ, वाजीराम है, रिसाइटल देता है वो, तो ये राव है, तो इनको आप हर मंथली फ्री में अवेलेबल होती हैं, तो आपको पढ़ सकते हो। बिकॉज अगर आप क्योंकि नोट्स मेकिंग मैंने स्टार्टिंग में की थी कि आप हर चीज़ को नहीं, जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उसके नोट्स या चिप्स, आपको जो कलर पेपर शीट्स आती हैं उसको बना के आप नोट डाउन कर सकते हो, आप रख सकते हो जो भी स्टैटिक पोर्शन है। या फिर आपको जब आप अपनी कॉपी में एक कॉलम बनाते हो तो उसमें एक थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के रखना चाहिए, ताकि आप उसके स्टैटिक पोर्शन के बारे में पढ़ो तो आपको करंट में जो चीज़ें चल रही हैं वो वहाँ पे आप लिख सको। अदरवाइज आपको मंथली मैगजीन PT 365 मेंस एंड PT 365 प्री दोनों के लिए ही आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि कुछ भी छुप जाए तो आप इजीली उसको रिवाइज कर सको। जैसे PT 365 एनवायरनमेंट मैंने सीरीज स्टार्ट किया, वो देख सकते हो करंट अफेयर के लिए। PT 365 पॉलिटी मैंने स्टार्ट किया, वो आप देख सकते हो। और भी धीरे धीरे चीज़ें मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये चीज़ें आप खुद से भी क्योंकि आपको करना होगा, भी टाइम बहुत कम बचा हुआ है और मेरे पास भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। माई किड इज़ स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, सो आई नीड टू प्रिपेयर हर। और उसके अलावा मुझे अपनी स्टडीज़ जितने भी रिसर्च करना होता है उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाती हूँ। सो दैट इज़ लाइक द मोटिवेशनल फैक्टर कि आई विश कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो एंड देन यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम। सो उसके लिए मेहनत आपको भी उतनी ही करनी होगी, इवन ज़्यादा करनी होगी, ताकि आप उसी पेस को मेंटेन कर सको। सो कम टू द पॉइंट, यहाँ पे जो भी एक्टिविटी दी गई है, ड्रिंकिंग 3 लीटर पर डे, कुकिंग के लिए 4 लीटर पर डे, बाथिंग के लिए 20 लीटर पर डे, फ्लशिंग के लिए 40 लीटर पर डे, वॉशिंग क्लोथ्स 40 लीटर पर डे, वॉशिंग यूटेंसिल्स 20 लीटर पर डे, गार्डनिंग 23 लीटर्स पर डे। सो टोटल 150 लीटर का वाटर चाहिए। सो कैन यू सजेस्ट सम मोर वेज टू ब्रिंग डाउन दिस अमाउंट? क्योंकि और तरीका भी हो सकता है इसको ब्रिंग डाउन करने का, तो क्योंकि बहुत लोगों को सिर्फ पीने का पानी ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि नहाना और ये सारी चीज़ें तो बात की हैं, पर पहले अगर किसी को बहुत, अभी स्टार्टिंग में देखा था कि जो मुंबई है वो जाती है और इतनी दूर से पानी लेके आती है। उसके अलावा पीटर है तो वो एक अच्छे एरिया में रहता है, इसीलिए उसको ये सब स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें क्लाइमेटिक कंडीशन पर भी मैटर करती हैं। सो ह्यूमन यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर द ड्रिंकिंग, ये सारा बाइफर्केशन दिया हुआ है। उसके अलावा वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इन सब में यूज़ होता है। और थ्रू रिजर्वेयर ऑफ डैम्स आर द अदर यूसेजेस, लाइट बनती है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज़ अ राइजिंग डिमांड ऑफ फूड, कैश क्रॉप, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू शॉर्टेज इन सप्लाई फॉर फ्रेश वाटर, ईदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर रिसोर्सेज और वाटर पोल्यूशन। बिकॉज पोल्यूटेड वाटर तो हम कोई भी नहीं पी सकता है, और हर किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और फंडामेंटल राइट है साफ़ पानी और खाना मिलना। तो इसीलिए हमें खुद भी ट्राई करना चाहिए कि साफ़ पानी और को वेस्ट ना करें। जिसको अगर पानी की अवेलेबिलिटी है आपके पास तो आप
उसको किसी को मतलब हेल्प कर सको. सो प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, देर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड. जैसे मोस्ट ऑफ अफ्रीका में है, वेस्ट एशिया में भी बहुत प्रॉब्लम है, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा डेजर्ट है और उसकी वजह से पानी का बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी है वहाँ पे. क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत डिफरेंट है इन कंट्रीज़ की, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम है. सो क्लाइमेट जोन्स मोस्ट susceptible to drought, face great problems of water scarcity. So water shortage may be a consequence of the variety in the seasonal and annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation and कंटेमिनेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज. बिकॉज साफ़ पानी को अगर गंदा कर दोगे तो वो फिर उसको फिर से ट्रीट करके रीयूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा वो दिया हुआ है. हैव यू एवर हर्ड अबाउट अ वाटर मार्केट? अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र रीजन विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.25 lakh is completely depend on the purchasing water from the nearby talukas. सो ये एक फैक्ट दिया हुआ है जो कि ख़रीदा हुआ पानी ही यूज़ करते हैं, तालुका से लिया जाता है. सो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं. बहुत सारे जितने भी इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं. एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर रिसोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे. क्योंकि हर जगह पर पानी के लिए स्कैरसिटी है, लोग परेशान हैं. Steps have to take the conservation this drilling resources. Even though water is a renewable resource, its overuse and pollution make it unfit for use. जैसे अगर गंदा पानी हो जाता है या सीवेज को आप उसमें केमिकल छोड़ रहे हो, सीवेज छोड़ रहे हो, तो फिर उस पानी को आप रीयूज़ करना बिना ट्रीट किए फिर हज़ारों तरह की बीमारियां हो जाती हैं, तो वो बहुत प्रॉब्लम करता है. दे पल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स, तो वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है. जैसे वाटर स्प्रिंकलर का यूज़ करो तो उसकी वजह से भी पानी कम यूज़ होता है और अच्छी सिंचाई भी हो जाती है. तो इस तरीके के मीन्स को यूज़ करना चाहिए. और उसके अलावा मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन डिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज़ थ्रू वाटर. और मैंने बताया कि फूड साइकिल में भी चले जाते हैं, बिकॉज जो सब्ज़ी आप खा रहे होते हो वो बहुत ही मतलब, क्योंकि जब हम हैज़ार्डियस मटीरियल उसकी बात करेंगे एनवायरनमेंट में, तब मैं आपको बताऊंगी कि कुछ उसका हज़ारों साल तक रहता है. तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक होती हैं. फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर. तो उसकी वजह से इसीलिए बोला जाता है कि फॉरेस्ट को हमें नहीं काटना चाहिए और उनको कंजर्व करना चाहिए. वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू save surface runoff. The canals used for irrigation fields should be properly lined to minimize losses by water seepages. Sprinklers effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. If dry region with high rates of evaporation, drip and tickling irrigation is very useful. जिससे जहाँ पे evaporation, क्योंकि आपने पूरा खेत में पानी भर दिया, पूरा evaporate हो जाता है, तो फिर उसको कितना पूरी वाटर साइकिल में आता है उसमें टाइम लग जाता है. इसीलिए कहा जाता है कि ड्रिप और ट्रिकलिंग फार्मिंग मीन इरिगेशन को हमें यूज़ करना चाहिए. इसीलिए वाटर रिसोर्स वैल्यूएबल रिसोर्स है, उसका ध्यान रखना चाहिए. और इरिगेशन के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. नेचुरल वेजिटेशन के बारे में है. सो लास्ट कुछ मिनट्स का है, बिकॉज मैं 2 या 3 पार्ट्स में नहीं करना चाहती थी इसको. हार्डली 5 to 10 मिनट्स में कवर हो जाएगा, बिकॉज मैंने और देखी हैं बहुत सारी वीडियोस. बट अगर आप 1.5-2 घंटे ही एक चैप्टर में लगा दोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा. आप ये जो, इसीलिए मेरा मोटिव है कि टाइम बचा के जितना ज़्यादा जल्दी रिविज़न हम कर सकते हैं, दैट इज़ माई ओनली मोटिव टू हेल्प यूर पीपल. तो इसीलिए अपनी तरफ से ट्राई करो कि आप इस टाइम को और मिनिमाइज़ कर सको. अगर आप ये वीडियो डबल की स्पीड में देख सकते हो तो डबल की स्पीड में देखो, ताकि आपका टाइम बच सके और आप ये जो टाइम है
करंट अफेयर में यूज़ कर सको। उसके अलावा इनको कई बार रिवाइज कर सको, वीडियो को कई बार देखो। डबल की स्पीड में देखोगे तो आपको यह है कि आप पढ़ोगे चैप्टर को, फिर अच्छे से आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठती चली जाएंगी। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग अ एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट। The article in the exhibition were collected from different parts of the country. Mona picked up a bag and explained, "This is a beautiful handbag." Yes, it is. तो ये सारा कॉन्वर्जेशन चल रहा होता है। जूट बैग की बात करते हैं, जैसे सेरीकल्चर की बात करते हैं, जहाँ पे सिल्क को आप कह सकते हो कि सिल्क को बनाने के लिए सिल्क वर्म को यूज़ किया जाता है, सिल्क की फार्मिंग की जाती है बेसिकली। उसे सेरीकल्चर कहते हैं। टीचर ने एक्सप्लेन किया कि ये सिल्क ऑब्टेन किया जाता है मलबरी ट्री से, और सिल्क वर्म को उस पर पाला जाता है। उसके बाद जो कुकून वो उसके अपने ऊपर जो लेयरिंग बनाते हैं उससे फिर सिल्क को निकाला जाता है। सो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फियर, जिसे कि बायोस्फीयर कहा जाता है। तो एक नैरो जोन है, और इसी में ही बिकॉज पेड़ पौधे जीव जंतु सारे उसी बायोस्फीयर में रहते हैं, और बायोस्फीयर में एक नैरो जोन है। तो आप कह सकते हो कि बिकॉज उसके अलावा अगर हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर में, तो प्लांट जो भी एनिमल्स होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं वो पानी में रहते हैं। तो ये जो है ये एक प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप करता है बायोस्फीयर। एंड इन दिस बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर interrelated and interdependent on each other. For survival, this life supporting system is known as the ecosystem, and vegetation and wildlife are the valuable resources. बहुत ही ज़्यादा valuable resources हैं, because एक दूसरे के interaction से biotic and abiotic component के interaction से ही ecosystem का formation होता है। So plants provide us with timber, give shelter to animals, produce oxygen we breathe, and protect soil. So essentials for growing crops, act as shelter belts. तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं प्लांट से। उसके अलावा वाटर को भी, स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, गिव अस फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल, गम्स, मेडिसिन भी मिलती है पौधों से, हमें पेपर मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से या फिर आप कह सकते हो पेड़ पौधों से मिलती हैं, वेजिटेशन से मिलती हैं। इसीलिए हमारे लाइवलीहुड के लिए पेड़ पौधे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चाहे आप फोडर की बात करो जानवरों के लिए, या फिर अपने खुद के खाने की बात करो, तो ये सारी चीज़ें हमें वेजिटेशन से प्राप्त होती हैं। So there are innumerable use of the plants so that we can add some more. Wildlife includes animals, birds, insects, as well as the aquatic life forms. They provide us milk, meat, hides and wool. Insects, bees जैसे हमें हनी प्रोवाइड करते हैं। पॉलिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे फ्लावरिंग के लिए, और पॉलिनेशन होता है तो उसी की वजह से फल आते हैं, फूल आते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger, जो कि मरे हुए जीवों पर खाते हैं, उसको scavengers कहा जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जहाँ पे वल्चर्स के लिए दी हुई है। मैंने पहले भी बताई है इकोसिस्टम में, जब मैंने कुछ चीज़ें कवर की थी दूसरी प्लेलिस्ट में। सो वल्चर in India subcontinent were dying of kidney failure shortly after scavenging livestock treated with diclofenac। क्योंकि क्या होता था कि जब भी पेन रिलीफ के लिए डिक्लोफेनेक दिया जाता था एनिमल्स को, और उसके बाद जो मरे हुए एनिमल्स होते थे, वल्चर्स उनको खा लेते थे, उसकी वजह से उनकी किडनी फेलियर होती थी, और उसकी वजह से इनके नंबर्स में बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ, और बहुत ही ज़्यादा नंबर्स उनके कम हो गए, कहीं कहीं पे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, तो एक्सटिंक्ट होने की कंडीशन में है। इसी वजह से वल्चर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, एंड एफर्ट्स आर ऑन टू बैन द ड्रग फॉर लाइव स्टॉक यूज़ एंड ब्रीड वल्चर इन कैप्टिविटी, की ताकि हम उन्हें बचाया जा सके और उनके नंबर्स को इंक्रीज़ किया जा सके। अगर आप बात करते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड ऑन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स एंड टुंड्रास।
तो जो नेचुरल वेजिटेशन का आप कह सकते हो कि जो विस्तार है और डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। कहीं पे बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं, कहीं पे ग्रासलैंड्स हैं, कहीं पे श्रब्स हैं जो कि छोटे पेड़ पौधे और मेडिसिनल प्लांट्स हैं। जहाँ पे टुंड्रा, अगर आप टुंड्रा की बात करते हो, हाई एल्टीट्यूड रीजन में कम लंबे लंबे पेड़ पौधे हैं जो टिम्बर्स मिलता है हमें। एंड इन एरियाज ऑफ जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल है तो वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, कहीं पे डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट हैं। तो इस टाइप के फॉरेस्ट का जो चैप्टर 7 की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो वो आप लिंक करके पढ़ोगे तो ये चीज़ें इजीली याद रहेंगी। उसके अलावा द एसोसिएटेड विद एरियाज लिविंग अबंडेंस वाटर सप्लाई है, और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज, देयर डेंसिटी रिड्यूसेस, शॉर्ट stunted trees and grasses grow in the region of moderate rainfall। जहाँ पे कम रेनफॉल होता है तो छोटे साइज के और छोटे पेड़ पौधे उगते हैं, वहाँ पे घास कम होती है, कम घास के मैदान होते हैं। थॉर्नी श्रब जहाँ पे पानी बहुत कम होता है ड्राई रीजन में, जहाँ पे पत्तियाँ नुकीली होती हैं। तो ये सारे जो भी चेंजेस हैं टेम्परेचर, मॉइस्चर और रेनफॉल की वजह से अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। टुंड्रा की बात करते हैं। टुंड्रा वेजिटेशन में कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइजेज ऑफ मॉस और लाइकन ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पे, और क्योंकि पानी की भी कमी होती है और ठंड की वजह से प्लांट इतना ग्रो नहीं कर पाते। सो टुडे देर आर मैनी ऑफ द मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 countries बैक। To feed the growing numbers, large areas of forest have been cleared to grow crops. Forest cover all over the world is vanishing। तो इतनी जल्दी जितने भी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है कंट्रीज़ में और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होने लगी है उसकी वजह से। सो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड वेजिटेशन की बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर ऑफ वेल्थ, प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स, टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। क्योंकि इकोसिस्टम में जितना भी आप बात करते हो, चाहे खाना हो और हमें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, टिम्बर्स प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से काफ़ी वेजिटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, जैसे लॉस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन द ग्रेट निकोबार आफ्टर सुनामी, तो सुनामी के बाद बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था और उसके बाद से जब इस कैलेमिटीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से भी होता है, सुनामी हुआ, फॉरेस्ट फायर्स हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो जाता है और पेड़ पौधे कम होने लग जाते हैं। सो देन एनिमल पोचिंग फॉर कलेक्शन ऑफ द इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड स्किन्स, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। ताकि एलिफेंट, टाइगर हुआ, तो पूरा जो आप कह सकते हो कि जो फूड चेन है और फूड वेब है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर जंगल में टाइगर नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा, चाहे एंटीलोप हो, चाहे डियर हो, उन सब की पॉपुलेशन और जितने भी हर्बीवोर्स हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसकी वजह से आप कह सकते हो कि जो इकोसिस्टम का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। अगर आपने येलो स्टोन नेशनल पार्क यूएसए के बारे में पढ़ा होगा तो इन्हीं सब रीजन की वजह से प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पे, और पहले बैरन हो गया था। फिर से जब वहाँ के जो प्रे 8 वुल्व्स को वहाँ पे रीइंट्रोड्यूस किया गया था तो वहाँ पे फिर से पूरा लाइफ और पूरा लाइवली हो गया था वो पूरा फॉरेस्ट, नेशनल पार्क। So national parks, wildlife sanctuaries, biosphere are made to protect our natural vegetation and wildlife. Conservation seeks जैसे lakes हुआ, wetlands है, necessary to save the precious resource of depletion. There is a balance in the environment if the relative number of species is not disturbed. Human activities in several parts of the world have disturbed the natural resources. तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम है, और ये सारी हेडलाइंस आप हमेशा न्यूज़ में किसी न किसी रीजन की वजह से पढ़ते हो। लास्ट ईयर जैसे लास्ट ईयर फॉरेस्ट फायर हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा लोग एनिमल्स को लॉस हुआ। और उसके अलावा फॉरेस्ट फायर यहाँ पे देख रहे हो, फ्ली फॉरेस्ट फायर्स कैलिफोर्निया में, और फॉरेस्ट फायर्स किल्स 41 इन ग्रीस, द कैलिफोर्निया फायर्स डे होप्स रेस्ट। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। यही एक्टिविटीज़ के बारे में दिया हुआ है, तो उसके बारे में पढ़ने के लिए
कम टू द पॉइंट, कुछ चीज़ें जो कि कुछ इंपॉर्टेंट हैं. लास्ट पेज है इसका एंड वी आर जस्ट गोइंग टू कंप्लीट दिस लॉन्ग चैप्टर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसीलिए मैंने बोला था कि डू नॉट स्किप दैट एंड प्लीज़ कंटिन्यू. थोड़ा अगर लंबा भी होगा बट ये है कि आप अगर 55-56 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो और अगर आप उसको डबल की स्पीड में देख रहे हो तो आपका टाइम बहुत अच्छे से बच जाएगा. सो हैबिट्स ऑफ मैनी स्पीशीज़ ड्यू टू indiscriminate killings or several birds and animals have either become extinct or are verge of extinct. क्योंकि चाहे आप पोचिंग की बात करो, जैसे टाइगर और वन हॉर्न राइनो है, एलिफेंट है, तो इनकी अगर आप पोचिंग और मारा जा रहा है, शिकार किया जा रहा है, उसकी वजह से इनके नंबर्स में बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होता जा रहा है और काफ़ी मुश्किल हो रहा है उसकी वजह से इकोसिस्टम को बैलेंस करना. वो जैसे वन महोत्सव चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा. स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू बर्ड वॉचिंग एंड विजिट नेचुरल कैंप्स टू सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिट्स ऑफ वेराइटी ऑफ स्पीशीज़. रिसेंटली आई वेंट टू ओखला बर्ड सेंचुरी, लेकिन बर्ड सेंचुरी के नाम पे वहाँ पे चिड़िया बहुत ज़्यादा कम दिखाई देती हैं. माइग्रेटरी बर्ड्स भी फरवरी तक में माइग्रेटरी बर्ड्स नहीं थी, बहुत पहले ही जा चुकी हैं. तो ये सारा क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से प्रॉब्लम है और दीज आर वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर अस. सो वी हैव टू टेक द इनिशिएटिव टू कंजर्व आवर अर्थ and our environment. So conservation of the plant and animal is an ethical duty of every citizen. जो कि 8th क्लास की अगर बुक में ये चीज़ दी हुई है तो हम we are mature enough, we are earning well, so we have to save our earth by different means. जो भी बहुत सारे NGOs चलाए जा रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. चाहे आप हफ्ते में एक बार जाओ, 1 घंटे के लिए जाओ, बट अगर कुछ प्रोग्राम्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हो तो आई विल सजेस्ट यू टू डू दैट. यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क में एलिफेंट का एक ग्रुप है. सो अगर आप सोचो कि हम नेचुरल पार्क्स में जाते हैं, बहुत खुश होते हैं कि नेशनल पार्क्स में घूम रहे हैं, चाहे जिम कॉर्बेट में जो नॉर्थ इंडियंस है वो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें कुछ सालों बाद दिखनी बंद हो जाएंगी. तो इसीलिए कहा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करना. हम अपनी अपकमिंग जनरेशन को क्या दे पाते हैं. साइट्स अगर बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हर साल लिस्ट निकालती है जिसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं, वल्नरेबल, नियरली थ्रेटन्ड सारी जो भी लिस्ट होती है उसको बहुत नियरली वॉच किया जाता है. जैसे बेयर्स हुआ, डॉल्फिन, कैक्टी, कोरल्स, ऑर्किड्स एंड एलियोज, सम अदर एग्जाम्पल्स हैं. ये अलग अलग बात कर सकते हो कि ये लिस्ट प्रोवाइड करती है कि कौन सी स्पीशीज़ एंडेंजर्ड है और कौन सी नियरली थ्रेटेंड. सो ये था चैप्टर 2 क्लास 8th NCERT. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट और आपको समझ आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा और आप अपनी जो पढ़ाई है वो अच्छे से कर रहे होंगे. 2023 के लिए भी कैलेंडर आ गया है. सो मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगी और आप लोगों को समझाऊँगी कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए. अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या 12th कर रहे हो तो उसके लिए आई विल कम विद द न्यू स्ट्रैटेजी. टिल देन स्टडी हार्ड एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.